हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को अवगत है पहले से ही कि एसएससी जीडी का जो है कि एग्ज़ाम के कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। तो हम लोग इस समय में अपनी तैयारी को स्ट्रांग बनाने के लिए, यानी कि तैयारी में और ज़्यादा अधिक नंबर पाने के लिए हम लोग एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज में और जो स्टैटिक जीके रहेगी और कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि एक प्रकार से टेस्ट सीरीज ही समझ लीजिए इसको। और इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करने की हम लोग कोशिश करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा स्टैटिक जीके से ही क्वेश्चन रहेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, अगर हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो देश के ब्रांड एम्बेसडर देश के मेंटोर जो अभियान शुरू किया गया है हाल ही में, इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए नितिन गडकरी, ऑप्शन बी अक्षय कुमार, या ऑप्शन सी सोनू सूद, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको आपको चूज करके बताना है। अगर हम लोग बात करें देश के मेंटोर अभियान की, तो दिल्ली से यह स्टार्ट हुआ था मेंटोर अभियान। मेंटोर अभियान इसको दिल्ली से स्टार्ट किया गया था। और अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स नितिन गडकरी की, तो नितिन गडकरी खादी प्राकृतिक पेंट, खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, जो नितिन गडकरी हैं वो खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और अगर हम लोग फ्रेंड्स अक्षय कुमार की बात करें, ऑप्शन नंबर बी अक्षय कुमार, अक्षय कुमार की अगर हम लोग बात करें तो ये रोड सुरक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन था देश के मेंटोर अभियान के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, किसे बनाया गया है। तो देश के जो मेंटोर अभियान है इनका ब्रांड एम्बेसडर ऑप्शन नंबर सी यानी कि सोनू सूद को बनाया गया है। देश के मेंटोर अभियान की बात करें तो मेंटोर अभियान दिल्ली से स्टार्ट किया गया था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा का त्योहार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए रज पर्व, ऑप्शन बी धानु जत्रा, ऑप्शन सी नुआखाई, या ऑप्शन डी जल्लीकट्टू। तो ओडिशा का त्योहार नहीं है, इसको हम लोग आप लोग कमेंट में आंसर कीजिएगा। तब तक हम कुछ त्योहार लिखते हैं, जैसे कि ये रज पर्व हुआ आपका, ऑप्शन ए रज पर्व, ऑप्शन बी धानु जत्रा, ऑप्शन सी नुआखाई, या ऑप्शन डी जल्लीकट्टू। ठीक है, तो ये ऑप्शन है आपके पास। इन ऑप्शनों में आपकी अगर हम लोग बात करें तो जो रज पर्व है, धानु जत्रा है और नुआखाई है, ये तीनों के तीनों त्यौहार ओडिशा के त्यौहार हैं। ठीक है, और ये जो जल्लीकट्टू है, ये जल्लीकट्टू की अगर हम लोग बात करें तो जल्लीकट्टू कहाँ का त्यौहार है, तमिलनाडु का। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ, डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, यानी कि ओडिशा का त्यौहार नहीं है जल्लीकट्टू। अगर हम लोग और त्योहारों की बात करें तो और त्योहार में जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल, कौन सा, हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल के अलावा हॉर्नबिल फेस्टिवल के अलावा सिंगमू त्योहार, बथुकंभा त्योहार,
दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक। बतुकम्बा त्यौहार। सिम्बो त्यौहार की हम लोग बात करें तो ये गोवा का प्रसिद्ध त्यौहार है। और बतुकम्बा जो कि तेलंगाना का है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल की अगर हम लोग बात करें तो जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये नागालैंड का प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट त्यौहार। और अगर त्योहारों की हम लोग बात करें तो इसमें ही हम्पी जोड़ लीजिए। हम्पी, उगाड़ी। हम्पी त्योहार की बात करें तो ये कहाँ का है, और उगाड़ी ये दोनों के दोनों कहाँ के त्योहार हैं? कर्नाटक के। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में थोरियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो जो भारत में थोरियम के भंडार है वो कहाँ पाए जाते हैं? थोरियम की अगर हम लोग बात करें तो थोरियम मोनोजाइट मिट्टी में पाया जाता है। कौन सी मिट्टी में? मोनोजाइट मिट्टी में थोरियम पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है आपको कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, अगर हम लोग लद्दाख ऑप्शन ए की बात करें तो लद्दाख में पूगा घाटी। कौन सी परियोजना? पूगा घाटी से कौन सी परियोजना शामिल है? भारत की पहली भूतापीय परियोजना। कहां से संबंधित है? लद्दाख से, पूगा घाटी से। ठीक है। असम की अगर हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर बी की, सभी ऑप्शनों को पोस्टमार्टम करते हुए हम लोग चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी की अगर हम लोग बात करें तो भारत का फर्स्ट तेल का कुआं कहां पर? असम में पाया गया था। कौन से स्थान पर? असम में भी कोई स्थान होगा तो असम के अगर स्थान की बात करें तो डिगबोई डिगबोई नामक स्थान पर भारत का पहला कुआं जो कि असम में पाया जाता है। फ्रेंड्स, ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी झारखंड की अगर हम लोग बात करें तो जादूगुड़ा की खान। क्या प्रसिद्ध है जादूगुड़ा की खान के लिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जादूगुड़ा की खान का यूरेनियम प्रसिद्ध है। और ये कहां पर है? झारखंड। ऑप्शन नंबर सी। तो हमारे पास ऑप्शन डी बचता है केवल। तो भारत में थोरियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? भारत में थोरियम के भंडार केरल में पाए जाते हैं। केरल में कौन सी मिट्टी में? मोनोजाइट मिट्टी के अंदर भारत में थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? अगर हम लोग पहले ऑप्शन ए की बात करें, महानदी। महानदी की अगर हम लोग बात करें तो महानदी पर क्या स्थित है? कोई बता सकते हैं कमेंट करके? महानदी पर हीराकुंड बांध जो कि कहां पर स्थित है? ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी की अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर बी पर है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी पर क्या स्थित है? ताप्ती नदी पर है गुजरात का एक शहर जिसे हम लोग सूरत कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी की अगर हम लोग बात करें, कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी।
तो ब्रह्मपुत्र नदी पर क्या स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है माजुली द्वीप। कौन सा? माजुली द्वीप। एक और ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी, शरावती नदी। शरावती नदी की विशेषता हम लोग जान लेते हैं। शरावती नदी, शरावती नदी की अगर हम लोग बात करें तो जोल, कौन सा? जोंग जलप्रपात, जोंग जलप्रपात, यह शरावती नदी पर स्थित है। कहां पर स्थित है? कर्नाटक के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का यानी माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? इसका ऑप्शन से नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाता है। फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसकी स्थापना किसने की थी? हम लोग सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए का पोस्टमार्टम करते हैं, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट की अगर हम लोग बात करें तो एनी बेसेंट की अगर हम लोग बात करें तो एनी बेसेंट का संबंध होम रूल से भी है, और अगर एनी बेसेंट की कुछ इंपॉर्टेंट पत्रिकाओं की बात करें, पत्रिकाएं कौन कौन सी थी एनी बेसेंट की? कुछ पत्रिका, कॉमन न्यूज पत्रिका, पत्रिका, कॉमन बिल पत्रिका के अलावा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग चलते हैं बाल गंगाधर तिलक यानी कि ऑप्शन बी पर, बाल गंगाधर तिलक। नोट करते जाइएगा हमारे साथ, बाल गंगाधर तिलक। थोड़ा देखने में अगर दिक्कत हो तो सुनकर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे से कोशिश करेंगे कि थोड़ा और अच्छे से दिखे आप लोगों को। बाल गंगाधर तिलक की अगर हम लोग बात करें तो बाल गंगाधर तिलक जो है ये किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? इनकी अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा बाल गंगाधर तिलक के एक इंपॉर्टेंट पत्रिकाओं की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले तो पत्रिकाएं अहम योगदान रहे इनके आज़ादी के समय। तो इनकी पत्रिकाएं की अगर हम लोग बात करें तो केसरी, मराठा, केसरी मराठा इनकी एक दो इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं हैं। और इनकी एक पुस्तक का नाम बताइए, पुस्तक का नाम जो कि इन्होंने जेल में रहते हुए लिखी थी। कमेंट करके आपको देना है, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट क्या कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करें तो कौन थी? एनी बेसेंट। और अगर हम लोग बात करें तो कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन सी? कांग्रेस की पहली, हाँ यह लिखिए, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कमेंट कीजिएगा। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करें तो कौन थी? सरोजनी नायडू। तो सी से संबंधित तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना
सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। और सुभाष चंद्र बोस की अगर हम लोग बात करें, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा या यहाँ लिख देते हैं, नहीं मिटाएंगे। सुभाष चंद्र बोस की अगर हम लोग बात करें तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 'पराक्रम दिवस' के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। और जो सुभाष चंद्र बोस हैं उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें स्वराज पार्टी की, यहीं पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास ने की थी। और जो चित्तरंजन दास ने कब की थी इसकी? तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। अगर हम लोग फ्रेंड्स बात करें समग्र क्रांति के जनक, कौन से? समग्र क्रांति के जनक, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अधिकतर एसएससी बार बार पूछता है इन्हीं को। तो चित्तरंजन दास की हम लोग बात करें तो इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। और समग्र क्रांति के जनक की अगर हम लोग बात करें तो जय प्रकाश नारायण किससे संबंधित है? समग्र क्रांति के जनक हैं। तो एक बार हम लोग इनको रिवाइज कर लेते हैं। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन सी? कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करें तो वो सरोजिनी नायडू है। एनी बेसेंट की अगर हम लोग बात करें तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। और एनी बेसेंट की अगर हम लोग बात करें तो होम रूल लीग से संबंधित है। होम रूल लीग से संबंधित एक्चुअली दो व्यक्ति हैं। कौन से? होम रूल लीग से संबंधित है, एक तो एनी बेसेंट है और दूसरे हैं बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। इन दोनों लोगों ने मिलकर अलग अलग जोन में होम रूल लीग का आयोजन किया था। और अगर हम लोग एनी बेसेंट की बात करें तो इनकी पत्रिकाएं हैं कॉमन, भील पत्रिका। और बाल गंगाधर की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक की पत्रिकाएं हैं केसरी मराठा। इनकी एक पुस्तक है जो कि इन्होंने जेल में रहते हुए लिखी थी, उसका नाम की अगर हम लोग बात करें तो उसका नाम है गीता रहस्य। ठीक है, गीता रहस्य उनकी पुस्तक का नाम है। समग्र क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। स्वराज पार्टी की स्थापना की हम लोग बात करें तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो चित्तरंजन दास ने 1923 में की थी। और अगर हम लोग फ्रेंड्स बात करें किसकी? सुभाष चंद्र बोस की, तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में इनको मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए की अगर हम लोग बात करें अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन। ठीक है, अमिताभ बच्चन की अगर हम लोग बात करें तो अमिताभ बच्चन को कौन सा 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की अगर हम लोग बात करें रजनीकांत, रजनीकांत 51वां यानी 51वां 2021 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रजनीकांत जी को। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो जीएस क्रूप, इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार नहीं, इन्हें जीएस क्रूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो जीएस क्रूप है, जो जीएस क्रूप, इन्हें पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया।
यानी कि ऑप्शन नंबर डी, देविका रानी जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, तो पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी जी को दिया गया था। कब दिया गया था? 1969 में दिया गया था, यानी 1969। ठीक है, अब फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट सरस्वती सम्मान, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? सरस्वती सम्मान दिया गया। एक और बनाएंगे यहीं पे क्वेश्चन। 30वां कौन सा? 30वां व्यास सम्मान। 30वें व्यास सम्मान की अगर हम बात करें तो प्रथम सरस्वती सम्मान की, जो प्रथम सरस्वती सम्मान है वो दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को। किसको? हरिवंश राय बच्चन को। इनकी कौन सी रचना के लिए इन्हें दिया गया था? तो हरिवंश राय बच्चन को कमेंट करके बताइएगा कौन सी रचना को इन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था प्रथम से। 30वां सरस्वती सम्मान की अगर हम लोग बात करें तो 30वां सरस्वती सम्मान है शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार लिम्बाले को 30वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम लोग इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ दें, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, यहाँ पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो रही है, यहाँ 55वां। इसको नोट करके लिख लीजिएगा। 55वां का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में हाल ही में दिया गया है। किसे दिया गया है? अक्कीतम चंबूदरी। अक्कीतम चंबूदरी जो कि मलयालम भाषा से संबंधित है। मलयालम भाषा से संबंधित है। ठीक है, इन्हें हाल ही में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। यानी कि हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे, इसकी बात करें तो अमिताभ बच्चन को 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रजनीकांत को 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। और पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की हम लोग बात करें तो देविका रानी जी को दिया गया था 1969 में। जीएस क्रूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में अक्कीतम चंबूदरी जो कि मलयालम भाषा से संबंधित है, इन्हें हाल में दिया गया है। और अगर हम लोग 30वां सरस्वती सम्मान की बात करें तो शरण कुमार लिम्बाले जी को दिया गया है, जो कि सनातन नामक एक पुस्तक है या धर्म समझ लीजिए, इसके लिए इन्हें दिया गया है। और प्रथम सरस्वती सम्मान की अगर हम लोग बात करें तो हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया है। इनकी कौन सी रचना के लिए दिया गया है, इसको आपको कमेंट करके बताना है। 30वां व्यास सम्मान की अगर हम लोग बात करें शरद पगारे को दिया गया है, पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए दिया गया है। ठीक है, और चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बोकारो लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो जो बोकारो लोहा इस्पात योजना है, इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? इसका कमेंट में करके आप लोग आंसर दीजिएगा, फिर हम आपको पोस्टमार्टम करके बताते हैं इसके जो स्थापना है वो किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा की गई थी। अगर हम लोग प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें, किसकी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की, तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है
सबसे पहले इसको लिखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना? प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर हम लोग बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कब हुई थी? 1951 से 1956 तक ये आई थी, और इसके अंतर्गत हेरल्ड डोमर मॉडल दिया, हेरल्ड डोमर मॉडल से संबंधित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगर हम लोग सेकंड पंचवर्षीय योजना की बात करें, सेकंड पंचवर्षीय योजना, तो सेकंड जो पंचवर्षीय योजना है इसके अंतर्गत हम लोग लिखेंगे राउरकेला के अलावा दुर्गापुरा के अलावा भिलाई, और भिलाई के अलावा बोकारो। बोकारो हटा देंगे, बोकारो हमारे ऑप्शन में है। राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई जो लौह इस्पात है। राउरकेला की बात करें तो ये कहां पर स्थित है? ओडिशा। दुर्गापुरा की अगर हम लोग बात करें तो कहां पर स्थित है? वेस्ट बंगाल। और भिलाई की अगर हम लोग बात करें तो कहां पर स्थित है? छत्तीसगढ़। ठीक है। राउरकेला किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? जर्मनी। और अगर हम लोग दुर्गापुरा की बात करें तो इंग्लैंड की सहायता से, इंग्लैंड। और भिलाई की अगर हम लोग बात करें तो ये रूस की सहायता से स्थापित किए गए थे। और ये तीनों के तीनों किस पंचवर्षीय योजना में आए थे? तो ये सेकंड पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए थे। फ्रेंड्स, अगर हम लोग थर्ड पंचवर्षीय योजना की बात करें, कौन सा? तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना, तो इसके अंतर्गत बोकारो लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी। कौन सी? तृतीय पंचवर्षीय योजना में बोकारो लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कमेंट करके ऑप्शन आंसर दीजिए, तब तक हम स्याही डाल देते हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है? कमेंट में आंसर कीजिए। और हाँ, आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोगों का एक शेयर हमें इसी तरह प्रोत्साहन देता रहे। क्वेश्चन है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ की अगर हम लोग बात करें, इसके सबसे पहले हम लोग ऑप्शन की तरफ चलते हैं। मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह की एक मिल्खा सिंह द्वारा लिखी गई किताब की अगर हम लोग बात करें, चलिए द रेस,
मिल्खा सिंह किससे संबंधित है? रेस से। तो द रेस ऑफ माई लाइफ, ठीक है, ये मिल्खा सिंह की पुस्तक है। और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ की अगर हम लोग बात करें तो ये किसकी है? युवराज सिंह, युवराज सिंह की लिखी हुई बुक। अगर हम लोग फ्रेंड्स सुरेश रैना की बात करें, किसकी? सुरेश रैना, तो सुरेश रैना की एक इंपॉर्टेंट बुक है बिलीव, कौन सी? वी लीव, बिलीव नामक इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है सुरेश रैना की। कौन सी? ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स, यहीं पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि इम्पोर्टेंट बुक आ जाती है सचिन तेंदुलकर की। तो ये सचिन तेंदुलकर है, इनकी एक इम्पोर्टेंट बुक्स है, कौन सी? प्लेइंग इट माई वे, ठीक है, ये सचिन तेंदुलकर की एक इम्पोर्टेंट बुक है। फ्रेंड्स अगर हम लोग मैरी कॉम की बात करें, इसकी मैरी कॉम की, तो इनकी पुस्तक का नाम है अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल इनकी पुस्तक है मैरी कॉम की। और अगर हम फ्रेंड्स हम लोग बात करें सानिया मिर्जा की, सानिया मिर्जा, एक और इनकी पुस्तक है, कौन सी? एस अगेंस्ट एस अगेंस्ट ऑड्स, ये सानिया मिर्जा की बुक है। ये इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, नोट कर लीजिएगा। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रक्त समूह की खोज किसने की थी? कमेंट करके आप लोगों को जवाब देना है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? और रक्त समूह की खोज के लिए अगर लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर ये है वीनर, ऑप्शन बी बेस्ट बेटिंग, ऑप्शन सी कार्ल लैंडस्टीनर और ऑप्शन डी विलियम हार्वे। तो वीनर की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने क्या RH फैक्टर की खोज की थी, किसने? वीनर ने। और बेस्ट बैटिंग की अगर हम लोग बात करें तो जो बेस्ट बैटिंग है इन्होंने किसकी? इंसुलिन, इंसुलिन की खोज बेस्ट बैटिंग के द्वारा की गई थी, ठीक है। RH फैक्टर वीनर के द्वारा, ठीक है, RH फैक्टर वीनर के द्वारा। और इंसुलिन, इंसुलिन किसके द्वारा? बेस्ट बैटिंग, बेस्ट बैटिंग के द्वारा इंसुलिन की। कार्ल लैंडस्टीनर की बात करें, कार्ल लैंडस्टीनर, तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन सी रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर। फ्रेंड्स ऑप्शन डी बचता है हमारा एक और, ऑप्शन डी की अगर हम लोग बात करें, कौन? विलियम हार्वे, विलियम हार्वे के द्वारा, विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की गई थी। ब्लड सर्कुलर सिस्टम, ब्लड सर्कुलर सिस्टम विलियम हार्वे के द्वारा, करें तो बेस्ट बैटिंग के द्वारा, और कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को ग्रामीण किसी ने किया है?
राजस्थान राज्य की जो सरकार है ने हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, वो कौन है? ऑप्शन ए की अगर हम लोग बात करें, वंदना कटारिया। तो जो वंदना कटारिया हैं, इनकी कुछ हिस्ट्री अगर हम लोग जाने तो जो वंदना कटारिया की बात करें, वंदना कटारिया ओलंपिक से संबंधित, ओलंपिक क्या उनका खेल से संबंध है, स्पेशली देखेंगे हम लोग खेल से, यानी कि हॉकी के खेल से संबंध है। और ये कहाँ की? उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। कहाँ? उत्तराखंड सरकार के द्वारा वंदना कटारिया नियुक्त किया गया। अवनी लखेरा की अगर हम लोग बात करें, किसकी? अवनी लखेरा। अवनी लखेरा की अगर हम लोग बात करें तो ये शूटिंग से संबंधित है। जयपुर से संबंधित है, जयपुर, पिंक सिटी जयपुर। कौन? अवनी लखेरा। और अवनी लखेरा की अगर हम लोग बात करें तो टोक्यो पैरालंपिक में, टोक्यो पैरालंपिक ध्वजवाहक समापन में और तो समापन के जो ध्वजवाहक थे वो थी, समापन के ध्वजवाहक थी अवनी लखेरा इंडिया की तरफ से। और उद्घाटन की अगर हम लोग बात करें तो उद्घाटन को जो ध्वजवाहक थी वो आपको कमेंट करके आंसर बताइए, ठीक है। और अवनी लखेरा की अगर हम लोग बात करें तो इन्हें 2 मेडल मिले हैं। कौन कौन से? एक 50 मीटर और एक 10 मीटर। 10 मीटर में अगर हम लोग बात करें तो इन्हें गोल्ड मेडल मिला है, और 50 मीटर की अगर हम लोग बात करें तो इन्हें ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है, ठीक है, अवनी लखेरा को। राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो राजस्थान सरकार की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने अवनी लखेरा को ही, राजस्थान सरकार ने अवनी लखेरा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की अगर हम लोग बात करें तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 से और पानीपत से इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की, ठीक है। में IMF में सदस्य देशों की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 193 ऑप्शन। IMF की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा IMF के बारे में जान लेते हैं, फिर इनके सदस्य देशों की बात करते हैं। IMF हेडक्वार्टर वाशिंगटन। वाशिंगटन कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी। नवीनतम देश की अगर हम लोग बात करें तो एंडोरा।
क्योंकि हाल ही में यानी कि नया ही देश शामिल हुआ है। आईएमएफ की अगर हम लोग बात करें तो क्रिस्टलीना जॉर्जिवा ये यहाँ हेड है या अध्यक्ष समझ लीजिए, अध्यक्ष, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसकी एसडीआर चलती है यहाँ पर, इसकी मुद्रा किसकी, आईएमएफ की। आईएमएफ में कुल कितने सदस्य देश हैं, तो 90 मेंबर हैं इसमें, ठीक है। कितने, 190 मेंबर हैं। ऑप्शन नंबर 20 है ये। अगर हम लोग फ्रेंड्स 193 की बात करें तो ये क्यों दिया गया है 193 ऑप्शन ए में, तो 193 की अगर हम लोग बात करें तो 193 जो सदस्य हैं वो यूएनओ के अंतर्गत हैं, यूएनओ के अंतर्गत हैं। और यूएनओ न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर अक्टूबर 1943 को इसकी स्थापना होती है। और इसका साउथ सूडान नवीनतम देश है। कौन सा, साउथ सूडान। फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन नंबर सी में 164 क्यों दिया गया है, तो 164 की अगर हम बात करें तो 164 में डब्ल्यूटीओ 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 की अगर हम लोग बात करें स्थापना 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई थी। और डब्ल्यूटीओ का नवीनतम देश है अफगानिस्तान, ठीक है। कौन है, नागोजी ओकाया। अगर हम लोग के अंतर्गत 15 मेंबर हैं, जिसमें से 5 के पास वीटो पावर है। अब वीटो पावर क्या है, इसके बारे में अलग से कोई एक दिन डिटेल वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और इसमें 10 अस्थाई सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है और 10 अस्थायी सदस्य हैं। भारत इसका अस्थायी सदस्य इसका बना था अगस्त 2000, और अगस्त 2021 में भारत इसकी अध्यक्षता करेगा, किसकी, यूएनएससी। फ्रेंड्स कुछ और इंपॉर्टेंट यहीं पर संगठन देख लेते हैं, जैसे आसियान की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 10 मेंबर हैं, मेंबर कंट्री हैं 10। और इसका जो मुख्यालय है वो जकार्ता में स्थित है, जकार्ता। आसियान का भारत सदस्य देश नहीं है, ठीक है। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेट। इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसमें 8 मेंबर हैं और इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू में स्थित है, काठमांडू। इसका मेंबर इंडिया है, ठीक है। एक और बचता है एससीओ। एससीओ की अगर हम लोग बात करें तो एससीओ के अंतर्गत 9 सदस्य देश हैं और एससीओ का जो मुख्यालय है वो बीजिंग में स्थित है और इंडिया इसका सदस्य देश है, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्या संगठन, आईएमएफ के हेड
हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, नवीनतम देश एंडोरा, क्रिस्टीनिया जॉर्जिया जो कि अध्यक्ष है हाल में, एसडीआर इसकी मुद्रा है। 190 मेंबर की अगर हम लोग बात करें तो 190 मेंबर्स किसके हैं, आईएमएफ के मेंबर हैं 190, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 193 की अगर हम लोग बात करें तो यूएनओ जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसके सदस्य देश 193 है। नवीनतम देश साउथ सूडान है। एससीओ की बात करें तो इसमें 9 सदस्य देश हैं और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में स्थित है, इंडिया इसका सदस्य देश है। सार्क की अगर हम लोग बात करें तो 8 इसमें सदस्य देश हैं और काठमांडू इसका हेडक्वार्टर स्थित है, इंडिया इसमें सदस्य देश, सार्क में इंडिया इसमें सदस्य देश है, ठीक है। यूएनएससी की अगर हम लोग बात करें तो यूएनएससी में 15 मेंबर हैं और 5 के पास वीटो पावर है। 10 अस्थायी सदस्य हैं जिसमें से भारत भी है और भारत अगस्त 2021 में यूएनएससी की अध्यक्षता करेगा। आसियान की बात करें तो 10 मेंबर हैं, हेडक्वार्टर जकार्ता में स्थित है, भारत इसका सदस्य देश नहीं है आसियान का, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पद्म विभूषण 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण की कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं हम लोग। पद्म विभूषण 2021 से किसे सम्मानित नहीं किया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, किसे सम्मानित नहीं किया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए शिंजो अबे, बीपी लाल, अनिरुद्ध जगन्नाथ या ऑप्शन डी मौलाना बहिरुद्दीन। तो पद्म विभूषण 2021 की अगर हम लोग बात करें, पद्म विभूषण 2021, 47 मिनट की क्लास हो गई है, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। पद्म विभूषण 2021 की अगर हम बात करें तो नाम नोट कीजिएगा, शिंजो अबे, ये कहाँ के, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया है, लेते ही निपट गए हैं, बाला सुब्रमण्यम, बाला सुब्रमण्यम। इनका संबंध संगीत का नहीं, और ये भी लेते ही निकल ली। तीसरे की अगर हम लोग बात करें तो नरेंद्र कृपाणी, जो कि ऑप्टिकल फाइबर से संबंधित है। चौथे नंबर पर डॉक्टर हेगड़े, ठीक है। 5वां सुदर्शन साहू, सुदर्शन साहू का संबंध कहाँ से है, उड़ीसा कला, ठीक है। बीबी लाल, 6वां बीबी लाल, इनका संबंध पुरातत्व विभाग से। 5वां 6वां 7वें की अगर हम लोग बात करें तो मौलाना बहिरुद्दीन, इनका संबंध अध्यात्म। तो यह पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित व्यक्ति शिंजो अबे जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ये लेते ही निकल लिए, यानी कि इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। बाला सुब्रमण्यम संगीतकार, इनकी भी हाल ही में मृत्यु हो गई है। नरेंद्र कृपलानी ऑप्टिकल फाइबर से संबंध है। डॉक्टर हेगड़े, सुदर्शन साहू की अगर बात करें तो इनका कला से संबंध है और ये उड़ीसा से संबंधित है। बीबी लाल पुरातत्व विभाग से संबंधित है। मौलाना बहिरुद्दीन अध्यात्म से संबंधित है। यानी हमारा क्वेश्चन था पद्म विभूषण 2021 से किसे सम्मानित नहीं किया गया है, तो अनिरुद्ध जगन्नाथ को सम्मानित नहीं किया गया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। और यह है 2021 के पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित व्यक्ति की। अगर यहाँ ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन सी अनिरुद्ध जगन्नाथ की अगर हम लोग बात करें तो इनको अनिरुद्ध जगन्नाथ
इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है 2020 में? कमेंट करके आप लोग आंसर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जैसा भी कमेंट आपको क्लास लगी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेंड कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को। और फ्रेंड्स ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग कमेंट में कुछ रिस्पॉन्स देंगे तभी हम अगली वीडियो बनाएंगे। अभी हमारे कुल कितने 12 क्वेश्चन हुए हैं, 12 क्वेश्चन ही अभी हम लोगों ने कवर किए हैं। अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए। जिन लोगों ने अभी भी तैयारी नहीं की है वो लोग बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं, अभी भी तैयारी में आ सकते हैं और अपना टेस्ट में इस सब्जेक्ट में 20+ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।